नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हैपेरिन के बारे में। तो जानेंगे कि हैपेरिन क्या चीज़ है, क्यों इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और चाइना का इसमें क्या रोल है। ठीक है, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं चाइना से। वैसे हम लोग हमेशा ही रहते हैं चाइना और पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड, लेकिन आजकल तो कुछ सिचुएशन ज़्यादा ही क्रिटिकल चल रही है। तो जानेंगे कि चाइना का इसमें क्या रोल है और क्या है ये पूरा माजरा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं सारी चीज़ों को इन डिटेल। शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस हैं, इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता हूँ वो मैंने पब्लिक डोमेन से ली है, अखबारों से ली है, मीडिया रिपोर्ट से ली है। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कि क्या है ये सारा मामला। हैपेरिन बता देता हूँ सबसे पहले क्या चीज़ है। हैपेरिन एक ब्लड थिनिंग की दवाई होती है। ठीक है, ब्लड थिनिंग की दवाई यूजुअली दी जाती है हार्ट पेशेंट्स को। ठीक है, या फिर जिनकी बॉडी में क्लॉट्स होते हैं उनको। दूसरा, हैपेरिन को असेंशियल ड्रग भी अभी कंसीडर करा गया था कोविड के ट्रीटमेंट में। बेसिकली कोविड के ट्रीटमेंट में नहीं, एक्चुअली में जो कोविड के पेशेंट्स जो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है जी, उनका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है उसमें हैपेरिन एक असेंशियल ड्रग थी। तो असेंशियल ड्रग होने की वजह से इसके ऊपर एक सीलिंग लगा दिया गया था, इसके प्राइस पर एक सीलिंग लगाई हुई थी, यानी कि प्राइस सीलिंग करा हुआ था। मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि प्राइस सीलिंग क्या चीज़ है। मेरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया हुआ है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम, उसमें मैंने आपको प्राइस सीलिंग बताया हुआ है कि प्राइस सीलिंग क्या होती है। प्राइस सीलिंग होता है कि गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी के ऊपर, एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर एक मैक्सिमम प्राइस कैप लगा देती है। अब कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर उस प्राइस से ऊपर उस कमोडिटी को नहीं बेच सकता है। ऐसा किनके साथ करा जाता है? ये एसेंशियल ड्रग्स के साथ करा जाता है। Several patients with critical illness including those require kidney dialysis are given the drug। ये ड्रग हेपरिन उनको दी जाती है, किडनी वाले पेशेंट्स को दी जाती है। तो आपने देखा होगा कि कोविड में जिन लोगों को दुर्भाग्यवश किडनी की भी समस्या है और उनको सार्स कॉव 2 हो जाता है, तो उन ऐसे पेशेंट्स में मोर्टेलिटी रेट, फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस ड्रग को एसेंशियल कंसीडर करा गया था। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हैपेरिन क्या है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से बता पाएँगे कि हैपेरिन क्या चीज़ है। ठीक है जी? आगे जानते हैं। तो अब ये हुआ क्या है पूरे का पूरा मामला? एनपीपीए। एनपीपीए का मतलब क्या होता है? नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है? इसने क्या करा है? इसने कंपनीज़ को अलाउ कर दिया है कि वो हेपरिन के जो सीलिंग प्राइस हैं, उसको 50% तक बढ़ा सकते हैं। दिसंबर 31 तक के लिए वो इसके प्राइसेज़ को 50% तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि अभी अगर इसका प्राइस, सीलिंग प्राइस ₹100 है, तो 50% का इंक्रीज मतलब कितना हो गया? ₹50 का इंक्रीज करके इसका प्राइस ₹150 करा जा सकता है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 50% इंक्रीज का क्या मतलब है? ऐसा करने की उसे पावर कहाँ से आती है एनपीपीए को? ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का जो पैराग्राफ नंबर 19 है, वो एनपीपीए को ये अथॉरिटी देता है कि आप प्राइसेस, ड्रग्स के, एसेंशियल ड्रग्स के प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये डीपीसी क्या है, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या चीज है। ठीक है जी? उसके बाद इन लास्ट 3 to 6 months प्राइसेस ऑफ एपीआईज। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आगे बताऊंगा कि ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, आगे की स्लाइड्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। From China have gone up 20 to 35% according to Pharma Industry Association। और उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज क्या हो रही है कि हमारा जो एपीआई है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ड्रग्स के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है? और इसी एपीआई से आपको प्रोसेस्ड ड्रग्स यानी कि फाइनल ड्रग्स, फाइनल गुड्स आपको मिलते हैं। तो ये जो एपीआई है ना, वो 70% तक हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं जी? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस एपीआई को 70% तक हम चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, हमने कुल $3.5 बिलियन का एपीआई 2018-19 में इंपोर्ट करा था, जिसमें से 68% कहाँ से आया था? चाइना से आया था। और कुछ ड्रग्स जैसे कि पैरासीटामोल या फिर आइब्रोफिन, ऐसी ड्रग्स का तो 100% एपीआई जो है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है, वो चाइना से आता है आपको।
तो आपको भी पता है चाइना में क्या हुआ था जी, फेब से, और वहां पे बल्कि जैन से ही, मिड जैन से फेब और फिर मार्च, वहां पर क्या था, टोटल लॉकडाउन था। कहाँ पर? वुहान से। वुहान में टोटल लॉकडाउन था। और ये जो एपीआई है ये वुहान से ही ज्यादातर आता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये एपीआई आ नहीं रहा था और इसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला भी तो क्या हुआ, वुहान में जो फर्म्स थी, ठीक है, वुहान में जो फर्म्स थी उन्होंने इस एपीआई की कॉस्ट बढ़ा दी लॉकडाउन खुलने के बाद, ताकि जो उनको नुकसान हुआ था लॉकडाउन पीरियड में वो उसको रिकवर कर सके। तो अब हुआ क्या, जब एपीआई की कॉस्ट बढ़ गई, तो अब आप देखिए अगर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, यहाँ पर इसी को ध्यान से समझिए कि अगर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो आपका जो प्रोसेस गुड, जो आपको फाइनल गुड मिलेगा उसकी भी आपको कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जी यहाँ पर कंपनी का कंसर्न क्या था, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स थे उनका कंसर्न ये था कि जी अगर आपने अब हमें सीलिंग प्राइस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी, ठीक है, एनपीपीए से उन्होंने गुजारिश करी कि भाई हमें सीलिंग प्राइस बढ़ाने की परमिशन दीजिए, अगर आपने सीलिंग प्राइस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी तो हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। देख रहे हैं यहाँ पर इसमें आपके इकोनॉमी के सारे फंडे यूज हो रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, जो मैंने आपको सारी चीजें माइक्रो के अंदर पढ़ाई हैं वो सारे फंडे आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं, सीलिंग प्राइस, डिमांड, सप्लाई, सब फंडे। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कि जो आपकी बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, एनसीईआरटीज होती हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है हमारे पास जानने के लिए। पहले भी क्या इससे पहले बढ़े हैं? हाँ जी, एपीआई के प्राइसेस 2018 में भी 2018 से अब तक 2011% बढ़ चुके हैं एपीआई के प्राइसेस। ठीक है, देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ दिस ड्रग ड्यूरिंग द पेंडेमिक अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर, hence the active pharmaceutical ingredient which forms a considerable amount of the cost of making the drug in India has increased drastically according to pharma companies। एक ड्रग के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होती है वो किसकी होती है? ये एपीआई की होती है। ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। Companies claimed it had become unviable to continue manufacturing and selling the drug in India. Companies like Gland Pharma, Biological E, Samarth Life Sciences, About Healthcare, ये सारी वो हैं जो इंडिया में ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती हैं और बनाती हैं। ठीक है, तो उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है और उन कंपनीज ने एनपीपीए से रिक्वेस्ट करी कि उनको परमिशन दी जाए और एनपीपीए ने उन्हें परमिशन दे दी है। आगे जानते हैं कि एनपीपीए क्या है और एपीआई क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, एनपीपीए उसी के साथ अटैच्ड एक डिपार्टमेंट है, उसी के साथ अटैच्ड एक ऑफिस है। और एनपीपीए जो है वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी है, इंडिपेंडेंट प्राइसिंग रेगुलेटरी है। दूसरा चीज, एनपीपीए का काम क्या है, ये इम्प्लीमेंट करती है जो कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो होता है, ठीक है, उसके जो प्रोविजंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना इसका काम होता है। जो लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो रिलीज हुआ था 2013 में और उसके अंदर 384 ड्रग्स का मेंशन है, जिसमें हैपेरिन भी एक है। ठीक है जी, NPPA deals with all legal matters arising out of decisions of authority, monitor the availability of drugs, identify shortage if any, take remedial steps। जितने भी सारे काम हैं ड्रग्स को लेकर, उनकी शॉर्टेज को चेक करना, उनकी अवेलेबिलिटी को चेक करना, कहीं होल्डिंग तो नहीं हो रही है, किसके प्राइस घटाने हैं, बढ़ाने हैं, किसके पास सीलिंग लगानी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? NPPA करती है। ठीक है जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि वो ड्रग पॉलिसी के अंदर चेंजेस करे, रिवीजन्स करे। ठीक है, ये सारे काम किसके हैं? एनपीपीए के। तो एनपीपीए के फंक्शंस को बहुत ध्यान से रख लीजिएगा, वो पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार, समटाइम्स हर्ड इन न्यूज एनपीपीए इज रिलेटेड टू व्हाट, नीचे 3-4 फंक्शन दे देगा। ठीक है, ऐसे करके पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NPPA collect maintain data on production, exports and imports, market share of individual companies, profitability of companies etc. for bulk drugs and formulations। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है? NPPA करता है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो मेरा EIA वाला जो लेक्चर है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया था कि दिसंबर तक के लिए जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको EIA असेसमेंट कराने की, यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से छूट मिल गई है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ रहा था एपीआई के प्राइसेस बढ़ने से। तो ऑलरेडी उनको एक जो रिलैक्सेशन है वो मिल चुकी है, दिसंबर तक उनको EIA अप्रूवल नहीं लेना होगा।
क्योंकई उनके पास ऑलरेडी एपीआई की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसको EIA से रिलैक्सेशन दी गई थी। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और चीज़ कि उसको NPPA ने भी रिलैक्सेशन दी है प्राइस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो कितने क्राइसिस में जा रही है। तो एक तो चाइना में लॉकडाउन, उसके बाद जो अभी जो वॉर क्राइसिस जो चाइना के साथ जो गलवान घाटी के ऊपर जो लद्दाख में जो क्राइसिस चल रहा है, अगर उस क्राइसिस को मद्देनजर रखें तो आगे और ज़्यादा ड्रग्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज वी बैडली डिपेंड ऑन चाइना। हम चाइना के ऊपर बहुत ही, हमने जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बना ली है, और उस डिपेंडेंसी को रातों रात ख़त्म नहीं करा जा सकता। ये एक समझने वाली चीज़ है। स्वदेशी बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है। व्हाट इज एपीआई? एपीआई जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, वो या तो एक सिंगल सब्सटेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इस्तेमाल करा जाता है। ये एपीआई वो जावा वाला एपीआई नहीं है भाई, ये ध्यान में रख लेना प्लीज़। कभी वो साइंस बैकग्राउंड के, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाए, ये वो जावा वाला एपीआई नहीं है, ठीक है? ये अलग एपीआई है। तो एपीआई क्या है? एनी सब्सटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस हो सकता है जिससे आपको एक फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा, active pharmaceutical ingredient is the biologically active ingredient in any drug which is responsible for the effects of drug। यही जो पार्टिकल है, ये एक ड्रग के इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस ड्रग के आपकी बॉडी पर परिणाम कैसे होंगे, कितनी देर में होंगे, कब तक रहेंगे, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एपीआई, एक्टिव pharmaceutical ingredient। Drugs may have single active ingredient or multiple ingredients depending on the symptoms that it wants to treat। वो ड्रग किस तरीके के सिम्टम्स को ट्रीट करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर एक से ज़्यादा एपीआई, उसका जो एपीआई है उसके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे या एक ही सब्सटेंस होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जिन सिम्टम्स को वो ड्रग ट्रीट करती है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको हेपरिन के बारे में बताया, क्यों प्राइसेस बढ़े वो बता दिया, आपको एनपीपीए और एपीआई बता दिया है। आई गेस इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और कुछ आपको अगर जानना है तो उसके लिए आपको पता है कहाँ पर कांटेक्ट करना है, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरे से कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इस लेक्चर को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो भी आपके सजेशंस हमारे लिए हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोविड से बचे रहें। धन्यवाद।